क्या आने वाले दिनों में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ भी वही हो सकता है जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है? आप कहेंगे कि बहन जी तो किसी संवैधानिक पद पर है नहीं, फिर उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? क्या कर लेगी गुजराती जोड़ी? कौन सी कुर्सी छीन लेगी? तो समझने वाली बात यह है कि सिर्फ कुर्सी छीनने से ही सब कुछ नहीं बिगड़ता है। बिगाड़ने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, और अगर ना होते तो शायद बहन जी आज उस रूप में न होती जिस रूप में हैं। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने एक बड़ा जबरदस्त लेख लिखा है, और इसमें इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि जो काम जगदीप धनखड़ कर रहे थे वही काम बहन जी भी कर रही हैं, और ये वो काम है जो न तो आपकी कुर्सी को बचा सकता है न ही आपको सुरक्षित रख सकता है। पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे, बड़ा जबरदस्त है, ध्यान से देखिएगा। उधर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ काम करने वाले अधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर हिंदुस्तान टाइम्स को कई जानकारियां शेयर की हैं। कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, और उसी आग का प्रमाण कहीं न कहीं इन अधिकारियों ने भी लीक करने का काम किया है। उधर बिहार में नीतीश कुमार पत्रकारों को पुचकारने में लगे हुए हैं। किस तरह से पुचकार रहे हैं और पुचकारने में कितना दोहरापन है, उसको देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है, जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, YouTube पर हमारा ये दूसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। ये वीडियो देखने के बाद उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चुनावी मौसम आ गया है, बारी बारी से अलग अलग वर्ग को ललचाने का काम भी शुरू हो गया है बिहार में, और नीतीश कुमार ने उस वर्ग को ललचाने का काम शुरू किया है जो वर्ग बहुतों को नीतीश कुमार के प्रति ललचा सकता है, यानी मूड बनाने में मदद कर सकता है। आज सुबह सुबह बिहार के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 की जगह 15,000 पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत जिनको पेंशन मिलती है, उनके मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति पत्नी को जीवन भर हर महीने, अब तक 3,000 मिलता था, अब 10,000 पेंशन देने के लिए निर्देश दे दिया गया है। और लिख रहे हैं कि लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारों की सुविधाओं का हम लोग शुरू से ख्याल रखते हैं ना जी, ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। अब खबरदार जो किसी ने पूछा कि 15,000 रुपये में कौन सा सम्मानजनक जीवन मिलता है, भाई मुख्यमंत्री जी बताइए। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि राजनीति लोगों के भीतर कितना दोगलापन भर देती है। पत्रकारों को पेंशन बढ़ाने की बात पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और पत्रकारों की भूमिका याद कर रहे हैं, मगर उसी बिहार में जब एक पत्रकार ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाता है तो उसके खिलाफ FIR करवा देते हैं। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने इतना बड़ा काम किया, पूरे हिंदुस्तान को दिखाया कि किस तरीके से चुनाव आयोग अपने ही नियमों को नहीं मानता। SIR में कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, कितना झूठ चल रहा है। अब इन चीजों के लिए उन्हें सम्मानित करने की बजाय, उन्हें सहारा देने की बजाय उन पर FIR कर दी गई, इसी सरकार ने किया। और यहाँ कुछ पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर भाषणबाजी कर रहे हैं, मानो लोकतंत्र के बड़के पुजारी हैं। वैसे आप भी जानते हैं कि चुनावी मौसम में इस तरह की चीजें क्यों की जाती है। पत्रकार समाज का आंख कान होता है, कई बार इस तरह की चीजें उस आंख और कान पर पर्दा डालने का काम भी करती हैं। ये तो बाहर से है जो खुलेआम है, भीतर भीतर न जाने क्या होता होगा। बाकी यूपी बिहार समेत देश भर में ईमानदारी से पत्रकारिता करने वालों के साथ क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अमृतकाल लागू होने के बाद स्वतंत्र पत्रकारों और ईमानदार पत्रकारों की जिंदगी कितनी दुभर हो गई, ये पूरी दुनिया को पता है। भ्रष्टाचार की पोल खोलने वालों को सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया जाता है, यही आज का अमृतकाल है। बहरहाल इसी अमृतकाल में प्रधानमंत्री मोदी के प्रेम में 24 घंटे आकंठ डूबे रहने वाले जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ, ये तो आप जानते ही हैं। पहले अचानक से उनका इस्तीफा हुआ, सबने कहा कि जानबूझकर ले लिया, डरा के धमका के ले लिया। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी के ताकतवर मंत्री ने फोन पर जगदीप धनखड़ को खूब हड़काया था। इन सब मामलों पर हमने इस वीडियो में विस्तार से बात किया है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब इससे पहले कि जगदीप धनखड़ के साथ काम करने वाले अधिकारियों ने क्या क्या बताया है उस पर जाएं, मुझे लगता है कि पहले जगदीप धनखड़ और बहन जी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने जो तुलना की है और जो कहा है उसको समझ लेना चाहिए। आपको याद होगा जिस दिन ये इस्तीफा हुआ, मैंने लगभग 1 घंटे का लाइव किया था, रात में ही आपसे चर्चा की, बहुत सारी मुद्दों पर बात हुई और लगभग 2 लाख लोगों ने अब तक उसको देख भी लिया होगा। मैंने कई बार ये जोर देकर कहा कि आखिर जगदीप धनखड़ को और कितना झुकाना चाहती थी गुजराती जोड़ी। धनखड़ जी ने न तो अपने पद की गरिमा को देखा, न अपने इंसान होने की गरिमा को देखा, न तो कभी नैतिकता का परिचय दिया, सब कुछ त्याग दिया। इतना तो रिमोट कंट्रोल वाला रोबोटवा भी नहीं लटक सकता जितना ये लटक गए, गिर जाएगा शायद वो।
यही कारण है कि आज की तारीख में इनके साथ जो हुआ उसे लेकर सब कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। किसी को इनके साथ सहानुभूति नजर नहीं आती। बहुत कम लोग होंगे जो इन्हीं के टाइप के होंगे, क्योंकि कर्म ही ऐसे थे। शकील अख्तर जी लिखते हैं कि खुशामद कुछ समय के लिए सामने वाले को अच्छी लगेगी, मगर वो फिर और झुकने की मांग करने लगेगा। उसे समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी हद तक समझौता कर सकते हैं, और फिर उसका अहम जागने लगता है कि इसने मुझसे पूछे बिना सांस भी कैसे ले ली। ध्यान से समझिएगा, यदि आप जरूरत से ज्यादा किसी की खुशामद करने लगे, उसका मन बढ़ जाता है। आप 1 डिग्री झुकेंगे तो आपको 10 डिग्री झुकाने की कोशिश करेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको सांस लेने से पहले भी पूछना पड़ेगा कि मालिक सांसिया ले लें कि थोड़ी देर बाद लें। आगे की बातों को और भी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गहरी लाइन इन्होंने लिखा है। कहते हैं कि उनकी जरूरत को अपनी काबिलियत मत समझो, यानी आपको जो कुर्सी मिली है वो उनकी जरूरत है, आपकी काबिलियत नहीं है। और याद करिए, इसी काबिलियत पर मैंने कहा था कि बड़ा मुश्किल होगा जगदीप धनखड़ जैसा लटकासन करने वाला व्यक्ति ढूंढना, क्योंकि राज्यसभा में खुलेआम पूरी दुनिया के सामने पक्षपात करना, बेहयाई दिखाना, बेशर्मी दिखाना सबके बस की बात थोड़ी ना होती है। लोग कुछ तो अपना मान रखते हैं। इन्होंने लिखा है कि जगदीप धनखड़ को बेआबरू करके निकाले जाने का सार तत्व यही है कि उनकी जरूरत है, इसलिए आपको कुर्सी मिली है। काबिलियत मत समझना अपनी। इनका कहना है कि वैसे तो थ्योरी बहुत सारी है, मगर समझने वाली बात यह है कि प्रोफेशनल रहिए अपने विचारों और अपने सिद्धांतों पर, वही आपका मजबूत आधार होता है। किसी को खुश करना या खुशामद करना नहीं। कुछ समय के लिए सामने वाले को ये चीजें अच्छी लगेंगी, मगर समय के साथ उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। वो चाहेगा कि आप और झुकें। इन्होंने मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के एक मंत्री का भी जिक्र किया है, हालांकि नाम नहीं बताया है, और लिख रहे हैं कि मोदी सरकार के सहयोगी दल के मंत्री थे, उनका अपने राज्य में बड़ा जनाधार था। ये मोदी के पहले टर्म की बात है। चर्चा शुरू हो गई थी कि मोदी के बिना कोई मंत्री अपने मंत्रालय में तो क्या, अपने कार्यालय में भी फैसला नहीं ले सकता। इस बात पर मंत्री जी ने कह दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पानी की कौन सी बोतल उठाकर हमें पानी पीना है, इसका फैसला हम खुद कर सकते हैं। हालांकि ये बात उन्होंने मजाक में कही थी, मगर ये नहीं कह सके कि नहीं नहीं हम फैसला अपनी मर्जी से करते हैं। ये था कि कर सकते। इन्हें भी साल 2018 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, एनडीए भी छोड़ दिया। बाद में फिर से आए थे, मगर उस समय अपने राज्य में जरूरत से ज्यादा झुकने पर अपने समाज के लोगों की नाराजगी को देखते हुए मोदी सरकार से अलग होना पड़ा था। और धनखड़ का तो कोई जनाधार भी नहीं था, इसलिए उनको किसी के सामने जवाबदेह भी नहीं होना था। मगर कहा जाता है कि आदमी सबका सामना कर लेगा, अपनी अंतरात्मा का सामना नहीं कर सकता। हालांकि जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के साथ ही अपनी अंतरात्मा को मार चुके थे। शुरुआत वहीं से है। मालिक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिरने वाला काम इन्होंने किया। साल 2021 में बंगाल के चुनाव में सारी कोशिशें करने के बाद भी मोदी हार गए। ये वही चुनाव था जिसमें मोदी ने अपमानजनक ढंग से दीदी ओ दीदी जैसी आवाजें निकाली। इस हार का मोदी से ज्यादा दुख धनखड़ को हुआ था। मालिक के दुख में उससे भी ज्यादा दुखी होकर दिखाना बताना। इसके बाद उन्होंने बंगाल के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी तक को धमकाने का काम शुरू कर दिया। यहां तक कह दिया कि ममता के राज में बंगाल गैस चेंबर बन गया है, यानी इनके झुकने का कोई अंत नहीं था। और उसके बाद इनाम में उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिल गया। यहां पर उससे भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़ कर निकल गए, लेकिन वो भी काम नहीं आया। अभी इस्तीफे को लेकर ट्रिगर पॉइंट क्या रहा, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, मगर मूल सवाल यह है कि इतना सब करने के बाद भी मोदी नाराज क्यों हुए? क्या गलतियों पर नाराज हुए? कहीं बात विश्वास टूटने की तो नहीं? कहीं मोदी जी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि धनखड़ उनके साथ धोखा कर देंगे? कहीं धनखड़ पर यह तो संदेह नहीं था कि वो प्रधानमंत्री के लिए योगी को प्रमोट कर रहे हैं? धनखड़ और योगी के बीच बहुत अच्छे संबंध हो गए थे। धनखड़ ने खुलेआम योगी की बहुत सारी तारीफ की। उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों में लोगों ने योगी को खूब खिलखिलाकर हंसते हुए देखा। उन्हें युवा मुख्यमंत्री कहा धनखड़ ने। और अब जब मोहन भागवत 75 साल के होने पर बाजू हट जाओ कह रहे हैं, तो युवा मुख्यमंत्री का टाइटल और भाजपा के बाकी नेताओं को यह सलाह कि उन्हें योगी जैसा होना चाहिए, भला मोदी को कैसे पसंद आ सकता है? इसके साथ ही योगी का दिल्ली आने पर उपराष्ट्रपति के यहाँ जाना, ये भी सोचने वाली बात है। आखिर कितने मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो उपराष्ट्रपति से मिलने जाते हैं? बाकी राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के साथ जस्टिस शेखर पर भी महाभियोग चलाने की बात, जिस दिन इस्तीफा हुआ उस दिन सदन में विपक्ष के नेता खड़गे को बोलने देना, यानी रोकना टोकना नहीं, परेशान नहीं करना। इस तरह की बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, हो भी सकती हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तो साफ साफ बहुतों को पता नहीं है। रहस्य खुलेगा किस दिन? पर अभी तो खाली धनखड़ को ही पता है कि क्या हुआ। हालांकि वो कितने डरे हुए हैं ये सबको मालूम है। कहाँ तो राष्ट्रपति बनने की लालसा थी, वो तो सब चली गई। अब बस इतना है कि कहीं आगे कोई मुसीबत ना आ जाए किसी ईश्वर की तरफ से। यही धनखड़ उनके परिवार की मुख्य प्राथमिकता है। लेकिन उस तरफ से किसी को डर नहीं है, उस तरफ किसी को डर नहीं है। दूसरा तरफ कौन है आप जानते हैं? वहाँ मोदी
मोदी के अलावा और भी कुछ वरिष्ठ लोगों को असली कहानी मालूम है। वहां से बात आएगी किसी दिन, रहस्य हमेशा रहस्य नहीं रहेगा, खुलेगा। धनखड़ भी किसी दिन बोल सकते हैं जब उन्हें डर नहीं रह जाए, क्योंकि अपमान बहुत बड़ी चीज होती है और धनखड़ का जैसा अपमान करके इस्तीफा लिया गया है वैसा राजनीति में किसी का याद नहीं आता। लोग कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरों को भी इससे सबक लेना चाहिए। आगे इनका कहना है कि राजनीति में आज मायावती अलग अलग तरीके से वही कर रही हैं जो धनखड़ कर रहे थे। अभी सत्ता के सिर्फ इस बयान पर कि हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटाने का कोई इरादा नहीं है, मायावती मोदी सरकार को धन्यवाद देती फिर रही हैं। भूल गई हैं कि मोदी ने इसी तरह आरक्षण को कमजोर नहीं करने की बात भी कहा था, मगर क्या हुआ, सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी, आरक्षण का सवाल ही नहीं रह गया। अभी शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के एसटी, ओबीसी और एससी के क्रमशः 83, 80 और 64% पद जानबूझकर खाली रखे गए। ये बातें दलित, ओबीसी और आदिवासियों को सुननी चाहिए, साथ ही साथ मोदी जी को खुश करने में लगी बहन जी को भी सुननी चाहिए। वैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में खाली पदों के बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया है, आप भी जाकर देख सकते हैं। आगे शकील अख्तर जी लिखते हैं कि कल मायावती के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जिस कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वो ये सब कर रही हैं, यानी मोदी शाह को खुश कर रही हैं, वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दलित जिन्होंने सब कुछ उन्हें ही मान लिया, डॉक्टर अंबेडकर के बाद अपना सबसे बड़ा नेता और मसीहा मान लिया, उनके साथ धोखा। कुल मिलाकर संदेश एक ही है कि नियम, कायदे, कानून से चलिए, अपने सिद्धांतों पर रहिए। किसी को भी खुश करके हमेशा कुर्सी पर नहीं रह सकते और न ही सुरक्षित रह सकते हैं। आपका बैट ही आपका विकेट बचाएगा और रन भी देगा। अपना बैट सॉलिड रखो और स्ट्रेट रखो। वैसे बात तो सही है, बहन जी पिछले 11.5 साल में अपना बल्ला लगातार मोदी की तरफ घुमाते हुए, झुकाते हुए नजर आती हैं। हाँ, आप इनके तमाम ट्वीट उठाकर देख लीजिए, बयान पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए, भ्रमित हो जाएंगे कि केंद्र में भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है या समाजवादी पार्टी की सरकार है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप गोदी मीडिया को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि देश की सरकार में कौन लोग बैठे हैं और विपक्ष में कौन है। मीडिया का काम सत्ता से सवाल करना होता है, मगर उल्टे विपक्ष से सवाल करता है भारत का गोदी मीडिया। वही काम बहन जी भी करती हैं। अगर आप इनका नवीनतम ट्वीट भी देख लें जो इन्होंने आरक्षण के मामले पर किया है, जिसमें इन्होंने कांग्रेस, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया है, इसे देखकर भी आपको यही लगेगा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। और तो और जिस मोदी सत्ता के दौरान चौतरफा डंके की चोट पर ताल ठोक के आरक्षण लूटा जा रहा है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाते हैं, फिर भी भाजपाई सरकारें बात नहीं मानती। आरक्षण के अधिकार को मांगने के लिए युवा लाठी खाते हैं। उस भाजपाई सरकार के खिलाफ बहन जी कुछ नहीं बोलती, एक शब्द नहीं बोलती। देखिए अपने ट्वीट के आखिर में उन्होंने लिखा है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के लोग खासकर कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों के बहकावे में ना आए। मगर बहन जी भाजपा नहीं लिख पाई। आप में से बहुत सारे लोग इनके कट्टर समर्थक होंगे, मगर अपने आप से सवाल करिएगा कि इसी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले को लेकर कितने साल से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कितनी लाठियां खाई, महिलाओं को कितना प्रताड़ित किया गया। क्या इन सब के लिए कांग्रेस और सपा जिम्मेदार है? तो सवाल यह है कि आखिर खुशामद करके कब तक कोई कानूनी कार्यवाही से सुरक्षित रह सकता है? जब जगदीप धनखड़ सुरक्षित नहीं रह पाए तो बहन जी के बारे में कैसे कहा जाए कि वो भाजपा और मोदी को खुश करके खुशामद करते रहेंगी और किसी कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगी। उधर हिंदुस्तान टाइम्स को नाम न बताने की शर्त पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ काम करने वाले अधिकारियों ने कई जानकारियां साझा की। बताया है कि कुछ अधिकारियों को उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 3 दिन बाद उनके सचिवालय को बंद कर दिया गया। उनके साथ काम करने वाले बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों को मूल कैडर में वापस कर दिया गया। हालांकि 2 अधिकारियों ने यह भी बताया कि उपराष्ट्रपति के आवास के किसी भी कमरे को सील नहीं किया गया है। अब वहां कुछ ही अधिकारी बचे हैं, वो भी अपने वापस जाने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। धनखड़ के सचिव, एक विशेष कार्य अधिकारी और प्रधान निजी सचिव जो 3 IAS अधिकारी हैं, उन्होंने पद छोड़ दिया है। हालांकि ये कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति कार्यकाल के साथ ही उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। आमतौर पर इन लोगों को वापस होने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है, मगर बहुत सारे अधिकारी जल्द ही चले गए। जगदीप धनखड़ के पास आवास खाली करने के लिए, अपना सामान समेटने के लिए 1 महीने का समय है, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि देर शाम को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद जैसे ही जगदीप धनखड़ लौटे, उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। यानी ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि बेइज्जत किया जा रहा है और कहा जाएगा कि घर बार खाली कर दो। क्या उनके साथ भी वही किया जाएगा जो राहुल गांधी के साथ
तैनात किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जिस गति से धनखड़ के साथ कार्य करने वाले अफसरों ने अपना पद छोड़ा और सचिवालय को बंद कर दिया गया, उसे देखकर कहीं न कहीं अंदेशा है कि माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है, यानी तनातनी बहुत ज़्यादा है। इस्तीफे के बाद कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जगदीप धनखड़ से मिलना चाहते थे, मगर मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने किसी को भी मिलने का समय नहीं दिया। अब खबरदार, जो आपने अपने दिमाग में ये सवाल लाया कि जो आदमी बीमार होगा वो लोगों को मिलने का समय काहे नहीं देगा। बीमारी की हालत में तो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानने वाले, उनको चाहने वाले उनसे मिलें, ताकि बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए, थोड़ा रेस्ट मिले, आराम मिले। यहाँ धनखड़ साहब लोगों से मिलना नहीं चाहते। सोचने वाली बात यह भी है कि भाजपा के किसी भी बड़े नेता की अब तक फोटो वीडियो नहीं आई जगदीप धनखड़ को हालचाल लेते हुए या फिर उनको फलों का टोकरा थमाते हुए। कोई भाजपा नेता नहीं जा रहा इस बात का अंदाजा लगाने कि आखिर बुखार कितने डिग्री चढ़ रहा है कि उतर रहा है। बाकी आप सब जानते हैं कि असली बुखार क्या है, असली बीमारी क्या है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि लटकासन करने से न तो कुर्सी परमानेंट रहेगी, न ही आपकी सुरक्षा परमानेंट रहेगी। ये बात तमाम नेताओं के साथ साथ गोदी मीडिया के लपटझंडिसों को भी समझ लेनी चाहिए। हद से ज़्यादा लटकेंगे तो सामने वाला आपको सांस लेने की भी आज़ादी नहीं देगा। मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।